आपने कहा गठबंधन वगैरह, तो ये जो पूरा प्रयास है इसमें जब कोई दल ही नहीं है तो गठबंधन कैसे बनेगा? गठबंधन का कोई सवाल नहीं है। जब दल बनेगा तो ये जो पूरी परिकल्पना है इसमें आप यकीन रखिए, या तो हम अर्श पर मरेंगे या फर्श पर मरेंगे, बीच में आने की कोई संभावना नहीं। अगर समाज को ये बात समझ में आ जाए तो इतनी सीट मिलेगी कि आपको किसी को गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इतने सारे प्रयास के बावजूद भी समाज को ये बात समझ में न आए तो 2-4-10 सीट भी नहीं मिलेगा, 0 सीट आएगा, तो फिर उस स्थिति में भी गठबंधन की जरूरत नहीं है। तो वो बिल्कुल क्लियर है, कहीं किसी तरह का कोई जोड़ तोड़ गठजोड़ गठबंधन उसकी जरूरत ना है ना होगी। या तो बात जनता के समझ में आएगी और जनता इसको एक नए विकल्प के तौर पर स्थापित करेगी, जनता का राज बनाएगी। अगर उनको नहीं समझ में आएगा तो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। सर, एनडीए और आईएनडीए में पीएम पद को लेकर के रस्साकसी चल रही है और ऐसे मतलब बहुत ज्यादा भविष्य वक्ता राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आपका इसमें क्या मानना है, जो कि आईएनडीए में पीएम पद को लेकर के बहुत ज्यादा रस्साकसी चल रही है? मुझे कोई रस्साकसी नहीं दिख रही है। पहले आप अपना गठबंधन बनाइएगा, चुनाव लड़िएगा, जीतिएगा, तब ना प्रधानमंत्री का पद तो बहुत बड़ी बात होती है। बिहार में बड़बोलापन यहाँ के सामाजिक राजनीतिक जीवन की सच्चाई है। जिस दल का 0 एमपी है, आरजेडी का 0 सांसद है लोकसभा में, अब वो लोग बता रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो ये बड़बोलापन ही है। भाई आपको पूछ कौन रहा है? प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तय तो वो पार्टियां कर सकती हैं जिनके सांसद जीत कर आते हैं। आपका 0 सांसद जीता हुआ है और आप खड़े होकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा। ये तो ऐसे हुआ कि हम यहां से बैठ के बोले कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। ये तो आपकी मानसिकता को दर्शाता है कि आपको न समझ है न कुछ आपकी सोच है, जबरदस्ती का कुछ बात किए जा रहे हैं। आपने कहा कि इंडिया में प्रधानमंत्री पद को लेकर रस्साकसी है। मेरे भाई, अभी तो इंडिया गठबंधन के 3-4 खाली बैठक हुई है, अभी तो कार्यक्रम तय नहीं हुआ, सीट एडजस्टमेंट तय नहीं हुआ, यही नहीं पता है कि वो लोग चुनाव कैसे लड़ेंगे, तो रस्साकसी क्या होना है? तो कॉमन सेंस की बात है। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, तो स्वाभाविक तौर पर उस दल इंडिया गठबंधन का नेतृत्व भी कांग्रेस के पास ही रहेगा। आप चाहे जितना हल्ला मचा लीजिए, सबसे बड़ा दल वहां कांग्रेस है, तो कांग्रेस को छोड़कर कोई दूसरा आदमी उसका नेतृत्व कैसे करने लगेगा? मान लीजिए कि कांग्रेस छोड़ भी दे तो दूसरा बड़ा दल टीएमसी है, वो छोड़ देगा तो तीसरा बड़ा दल डीएमके है। बिहार के दलों का उसमें क्या है? बिहार के दलों का तो कोई, बिहार में तो 40 में से 39 सांसद एनडीए के जीते हुए हैं, तो यहाँ के दलों की क्या भूमिका उसमें होगी? अपने वो मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। कौन पूछ रहा है बिहार के नेताओं को वहां पर? हमको तो नहीं लगता है कि देश की राजनीति में कोई नीतीश कुमार को पूछ रहा है। अपने से आप पटना में बैठ के जो बोलना है बोल दीजिए। और सर, आप यहाँ पर मिथिलांचल में आपकी जो है पद यात्रा समाप्त की ओर है, अब आप जाएंगे बेगूसराय यहाँ से, तो आप कुछ मैथिली के लोगों से मिले, कुछ मैथिली सीखे, या मैथिली में कैसा लगा लोगों का? नहीं, जो भी संवाद होता है मैथिली, लोग तो मैथिली में ही बोलते हैं। तो कुछ हम मैथिली जैसे बजने सिखलिए? बजने सिखा नहीं सीखे हैं, लेकिन हम मैथिली समझते हैं। लोग जो बोलते हैं उसको हम हिंदी में जवाब देते हैं। और मेरा अपना स्वभाव है कि जब जिस भाषा पर मेरी पकड़ नहीं है उस पर जबरदस्ती कुछ बोलने का फायदा नहीं है। वो उससे उस भाषा का भी अपमान है। शब्द का चयन या जो जिस तरीके से उसको बोला जाना चाहिए, अगर हमको नहीं बोलने आता है तो बोलकर उस भाषा का भी अपमान करेंगे। मैथिली इतनी रिच भाषा है, लोग बोलते हैं, हम सुन रहे हैं, हम बोल नहीं सकते, हमारी वो कमजोरी है, हमको नहीं बोलने आता है। नहीं बोलने आता है तो बेहतर है कि हम न बोलें, बजाय इसके कि उसको गलत तरीके से बोलें। यहाँ के लोगों का भाव भंगिमा आप कैसा लगा? स्वभाव विचार मिथिला में आप घूमे हैं रास्ते में? देखिए, भाव भंगिमा का जहाँ तक सवाल है तो मुझे मिथिला के लोगों में कोई बहुत ज्यादा फर्क, मैं दूसरे हिस्से से आ रहा हूँ, वो है नहीं। जो परेशानी लोग झेल रहे हैं चंपारण में, छपरा में, गोपालगंज में, कमोवेश वही परेशानी लोग दरभंगा मधुबनी में भी झेल रहे हैं। यहाँ गरीबी खास करके सीतामढ़ी और मधुबनी के इलाकों में थोड़ी ज्यादा दिखी, पलायन बहुत ज्यादा दिखा। किसी जमाने में लोग यहाँ पर पढ़े लिखे होते थे, वो बात देखने सुनने को मिली। लेकिन आज आप जो लोग हम जैसे आए थे, लोगों ने कहा कि ये पढ़े लिखे लोगों की जमीन है, मधुबनी में बहुत पढ़े लिखे लोग आपको मिलेंगे।
मुझे ऐसा नहीं दिखा है। कभी आपके बाप दादा बहुत पढ़े लिखे होंगे, आज के तारीख में तो मिथिला में जो ज्यादातर जगह है, आप यहाँ से मजदूर ही पैदा कर रहे हैं, यहाँ से आप विद्वान नहीं पैदा कर रहे हैं। ये तो आपका भ्रम है कि हम लोग बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। कभी थे, आज नहीं है। आज सबसे ज्यादा घरों से, यहाँ से मिथिला से लोग मजदूरी करने जा रहे हैं। आज आप बिहार के सबसे गरीब इलाके में एक हैं, पढ़ाई लिखाई चौपट हो गई है, लोग रोजी रोजगार के लिए बाहर जाकर मजबूरी में पलायन करने के लिए मजबूर हैं। तो कुल मिला जुला के यही स्थिति है। वो मांस मखान वाली जो बात है वो बहुत जमीन पर दिखी नहीं। आप मधुबनी में जाइएगा, वहां कहाँ मखाना की खेती हो रही है, तो करीब करीब बंद हो गई है। पान कहाँ खेती हो रही है, पान की खेती बंद हो गई है। तो अब बातें धीरे धीरे किताबों में और आपकी यादों में सिमट के रह गई हैं। आज जीवन की सच्चाई यही है कि आपको मजदूरी करना है, पढ़ाई के लिए साधन नहीं है, नौकरी की कोई व्यवस्था नहीं है, और लोग अपने जीवन यापन चलाने के लिए बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। आप जदयू, बीजेपी, टीएमसी सभी का राजनीति कर रहे हैं, तो अब आप और आपका वैचारिक मिलन वाली पार्टी कौन है? मेरा जब हमने काम किया तो कोई वैचारिक मिलन की जरूरत नहीं है। हमने उस काम को प्रोफेशनल तरीके से किया है। जिसका काम, जिसकी जिम्मेवारी ली, उस काम को किया। मेरी जो अपनी विचारधारा है वो विचारधारा आपको जन स्वराज की विचारधारा में दिख रही है। अगर मेरा वैचारिक मिलन किसी दल से होता तो उसी दल में हम शामिल रहते। किसी से मेरा वैचारिक मिलन नहीं है, इसीलिए किसी दल में नहीं है, हम अपनी व्यवस्था बना रहे हैं। क्या बिहार में आपकी पार्टी किसी पार्टी से समझौता करेगी? तो सवाल भैया पूछ चुके, क्योंकि जब हमारा पार्टी है नहीं तो समझौता करने के सवाल कहाँ होता है। बिहार में अभी सभी जातियों की अपनी अपनी पार्टी है, तो आपकी पार्टी किस जाति का है? ये तो आपका भ्रम है। किस जाति का कौन पार्टी है हमको तो नहीं मालूम है। आप पहले हमको बता दीजिए कि कौन सी जाति का कौन पार्टी है, तो हम बता देंगे कि हमारे ये जन स्वराज किस जाति का होगा। भाजपा किस जाति की पार्टी है हमको तो नहीं मालूम है। आरजेडी किस जाति की पार्टी है हमको नहीं मालूम है। तो आरजेडी वाले भी नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि किसी जाति का पार्टी है। सर, मिथिलांचल में आकर सर आपको कैसा लगा? मैंने जो अभी बात बताया, मिथिलांचल में आकर यही लगा कि जिस तरह की एक रूपरेखा मिथिलांचल के बारे में किताबों में लिखी गई है, लोग बात करते हैं, अपने किस्से कहानियों में सुनाते हैं, उससे और आज की जमीनी हकीकत में कोई सामंजस्य नहीं है। आज जमीनी हकीकत मिथिला की गरीबी की, अशिक्षा की, बेरोजगारी की, भुखमरी की है। किसी जमाने में आप यहाँ पर पढ़े लिखे समृद्ध लोग होते थे, आज आप बिहार के सबसे गरीब, पिछड़े, अनपढ़ समाज का हिस्सा है। सर, आपकी पद यात्रा करने का उद्देश्य क्या रहा सर? 3 उद्देश्य आपको शुरू में ही बता दिया। आप शुरू करने से पहले, पत्रकार वार्ता आपके क्वेश्चन लेने से पहले मैंने शुरू किया कि उद्देश्य 3 है कि समाज को बताया जाए कि भाई अगर आपको अपनी दशा सुधारनी है तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए। दूसरा कि अगर आपको लगता है कि बिहार में कोई दल अच्छा नहीं है तो नया विकल्प, नया दल बनाइए। और तीसरा कि बिहार के विकास के लिए एक योजना बनाई जाए जिससे कि अगले 10 वर्ष में यहाँ के गाँव का, पंचायतों का विकास हो सके। आपके जनसभा में महिलाओं की संख्या काफी रहती है सर। गांव में ही महिलाओं की संख्या ज्यादा है, क्योंकि जो पुरुष हैं, जो नवयुवक हैं, वो तो सब बाहर चले गए हैं काम करने के लिए। महिलाओं की संख्या ज्यादा होने की एक वजह यह है कि यहाँ पर पलायन का स्तर बहुत ज्यादा है। गांव में आप जाएंगे तो आपको छोटे बच्चे मिलेंगे, बूढ़े मिलेंगे, महिलाएं मिलेंगी। जो नवयुवक है वो हर गांव में 40 से 50% नवयुवक बाहर चले गए हैं काम करने के लिए। जिन पंचायत और प्रखंडों में बाढ़ की समस्या है वहां पर तो 60-70% लोग बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जब लड़के हैं ही नहीं यहाँ तो वो सभा में भी नहीं आएंगे, क्योंकि गांव में ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है सर कि पद यात्रा खत्म होने के बाद आप मिथिलांचल के लोगों को भूल जाएंगे? भैया, मिथिलांचल के लोगों को याद करने के लिए कोई अलग से तो हम प्रयास कर नहीं रहे हैं। हम पूरे बिहार की पदयात्रा कर रहे हैं, उसमें मिथिलांचल भी शामिल है।
मिथिलांचल की समस्या, यहाँ के लोग, यहाँ की भावनाएं, वो सब साथ में ही जब पदयात्रा कर रहे हैं, इतना समय बिता रहे हैं, तो हमारे साथ ही वो जुड़ी हुई है, बोलने की क्या बात है। चलिए, आज के दौर में पार्टी का टिकट लेने के लिए प्रत्याशियों को करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, चाहे वो पार्टी फंड के नाम पे हो या कुछ अलग से हो। भविष्य में नया विकल्प के तौर पे अगर आपका दल आता है तो प्रत्याशियों का चयन का आधार क्या होगा? चयन का आधार समाज है। ये मैं रोज अपनी सभाओं में कहता हूं कि जो भी जन सुराज से उम्मीदवार होगा उसको लड़ाने की जिम्मेवारी पार्टी की है, पार्टी की होगी, और उसके लिए संसाधन की व्यवस्था भी जहां तक हो सकेगा वो पार्टी की ओर से ही किया जाएगा। चयन का आधार जिसको भी समाज अपने में से चुनकर निकाले वही उम्मीदवार होगा। प्रशांत किशोर जी को राजनीति का जो है सो बहुत बड़ा ये कहा जाता है, यह एक प्रयोग आप अपने लिए कर रहे हैं या पूरे बिहार के लिए? ये प्रयोग बिहार के लिए कर रहे हैं, बिहार के लड़के हैं। मेरी अपनी समझ है कि बिहार में अगर भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि दी है तो मुझे ये प्रयास करना चाहिए, इसलिए बिहार के लोगों के लिए कर रहे हैं। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल और, सरकारी योजना दम तोड़ रही है, आपके माइंड सेटअप में क्या है कि सरकारी योजना डायरेक्ट लोगों को, लाभार्थी को मिले, इस पर किस तरह से काम सोचे हुए हैं कि उसका बेनिफिट जो है डायरेक्ट लोग को मिले? सरकारी योजना दम इसलिए तोड़ रही है क्योंकि बिहार में सत्ता और संसाधन दोनों का केंद्रीकरण हो गया है। पूरी व्यवस्था 2 मंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और 4-5 अफसर मिलकर चला रहे हैं। तो जब आप सत्ता और संसाधन का इस तरह से केंद्रीकरण कर देंगे तो स्वाभाविक तौर पर योजनाएं दम तोड़ेंगी, क्योंकि जमीनी हकीकत जो जिनके लिए योजना बनाई गई है उनको पता ही नहीं है, उनकी कोई भागीदारी नहीं है। वहां पर बिहार सरकार का बजट है 2,46,000 करोड़ और उसकी 60% राशि सिर्फ 2 ही लोगों के पास है, वो है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। तो 2 लोग और उनके 4-5 अफसर वही मिलकर चला रहे। तो बहुत ज्यादा जो सत्ता और संसाधन का केंद्रीकरण हुआ है, इसी की वजह से बिहार में सरकारी योजनाएं जमीन पर लागू नहीं हो रही है। तो जन सुराज का या मेरी सोच ये है कि बड़े पैमाने पर सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जिन लोगों के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं उनको योजनाओं के बनाने में और उसके क्रियान्वयन में शामिल किया जाना चाहिए, तभी ये सुधार हो पाएगा। मिथिलांचल में पदयात्रा का रिस्पांस कैसा रहा? ये तो आप आकलन कीजिएगा कि रिस्पांस कैसा रहा। हम तो जो आदमी घोड़े पे बैठा है उसको क्या समझ में आएगा कि नहीं, तो क्या हम लोग तो एक प्रखंड या एक पंचायत, तो भाई आप अपने प्रखंड में आप देखिए कि क्या रिस्पांस है। जो आपके प्रखंड में होगा वही दूसरे प्रखंड में भी हो। रिस्पांस क्या है ये तो हमारे पास कोई थर्मामीटर है नहीं कि हम लगा कर देखें कि रिस्पांस अच्छा है कि खराब है। हम अपना काम कर रहे हैं, रिस्पांस अच्छा हो तो भी, खराब हो तो भी। हमारी जिम्मेवारी है, हमको इसको करना है। 5 आदमी आएगा तो भी करेंगे, 500 आदमी आएगा तो भी करेंगे। आज जो दिल्ली में जो है INDA विपक्ष की बैठक हो रही है, तो क्या लगता है कि आज जो दिल्ली में बैठक हो रही है वो सार्थक पहल होगा या सत्ता पक्ष को चुनौती देने के लिए जो आज बैठक हो रही है? मेरे भाई, आप चाहे जितनी बैठक कर लें, जितनी बार आपस में बैठ के चाय पी लें, नाश्ता कर लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, उससे तो जमीन पर चुनाव नहीं जीता जाता है। चुनाव जीतने के लिए आपके पास चेहरा होना चाहिए, नैरेटिव होना चाहिए, कार्यकर्ता होने चाहिए, जमीन पर कार्यक्रम होना चाहिए। दिल्ली में बैठिए कि बंगलोर में बैठिए कि मद्रास में बैठिए, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बैठक हो रही है, बैठक होने दीजिए। ये आपके लिए कौतूहल का या इंटरेस्ट का विषय हो सकता है, पत्रकारों के लिए। जनता जो यहाँ बैठी है, जो रोड पे चल रही है, उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। उनके लिए मुद्दा तो तब होगा दरभंगा में आकर, यहाँ पर ब्लॉक में, यहाँ पर गांव में अगर कुछ इंडिया का एक्टिविटी होगा, तब लोगों के लिए वो जागरूकता का या उनके लिए समझ का, निर्णय का विषय बनेगा। दिल्ली में बैठकर कोई मीटिंग कर रहा है, उससे मधुबनी में, दरभंगा में, सीतामढ़ी के गांव में क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं देख रहा हूँ बिहार में शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाना। शिक्षा व्यवस्था यहाँ कभी बहुत अच्छी नहीं थी। मैं स्वयं यही सरकारी स्कूलों से पढ़ा हूँ, लेकिन आज जो यहाँ शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से स्कूली शिक्षा व्यवस्था उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों के भरोसे छोड़ दिया गया है।
स्कूलों की जो छवि है वो खिचड़ी बांटने के सेंटर के तौर पर, और कॉलेज की जो छवि है वो डिग्री बांटने के सेंटर के तौर पर है। पढ़ाई ना स्कूल में हो रहा है ना कॉलेज में हो रहा है। कई लोगों को आपको हमको ऐसा लगता है कि शिक्षकों की गुणवत्ता खराब होने से शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई। ऐसी बात नहीं है, ये पूरी सच्चाई नहीं है। मैं अक्सर उदाहरण देता हूं कि अगर मान लीजिए कि नियोजित शिक्षकों की गुणवत्ता की वजह से स्कूली शिक्षा खराब हो गई है, तो कॉलेज में तो नियोजित शिक्षक नहीं है, कॉलेज में तो लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, बिल्डिंग है, बच्चे हैं, वहां क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है? मेरी समझ से अभी 2500 गांव में चलने के बाद जो मेरी समझ बनी है कि समता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के नाम पर पूरी शिक्षा व्यवस्था का जो समायोजन था वो ध्वस्त हो गया। नतीजा ये हुआ कि जहां बिल्डिंग है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे ही नहीं है, और कॉलेजेस में जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। तीनों है लेकिन पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो जब तक इस समायोजन को पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा तब तक बिहार की शिक्षा व्यवस्था नहीं खत्म हो सकती। एक मिनट में एक बात और कहना चाहता हूँ। मैंने लगातार पिछले 3-4 महीनों से ये कहा है कि नीतीश कुमार जी जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना, जब भी उनके 17 साल 18 साल का इतिहास लिखा जाएगा तो इसको सबसे बड़े काला अध्याय के तौर पर माना जाएगा। ऐसा इसलिए कि कल होके एक अच्छी सरकार बिहार में आ जाए तो टूटी हुई सड़क बन सकती है, नहर में पानी फिर से आ सकता है, बाढ़ की समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन जो 2 पीढ़ियां इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गई, अब जीवन भर एक अच्छी सरकार आ भी जाए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था बन भी जाए, तो भी इन लोगों को शिक्षित समाज के पीछे ही रहना पड़ेगा। इसलिए जब भी इतिहास इस कालखंड का लिखा जाएगा तो मुझे लगता है कि शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना नीतीश कुमार के कालखंड का सबसे बड़ा काला अध्याय होगा। कर्नाटक चुनाव परिणाम को कैसे देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की जीत हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार हुई, तो किस परिणाम देखते हैं? देखिए, मैं इन विषयों से अपने आप को अलग ही रखता हूँ आजकल, लेकिन उत्तर प्रदेश के जब चुनाव के रिजल्ट आए थे, प्रधानमंत्री ने एक शाम को जब विजय की सभा की उन्होंने, उसमें बताया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव का रिजल्ट 24 का संकेत देता है। तो मैंने उसका काउंटर करते हुए एक ट्वीट किया था कि भाई हर चुनाव एक अलग चुनाव है। उत्तर प्रदेश के चुनाव से 24 का चुनाव फैसला नहीं होता है। वो उत्तर प्रदेश का चुनाव था, देश का चुनाव 24 में होगा। कौन जीतेगा वो बात अलग है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव 24 लोकसभा के चुनाव का संकेत नहीं देता है। मैंने उदाहरण भी दिया था कि 2012 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीती थी और 14 में भाजपा वहां पर 73-80 में 73 सीट जीत कर आई। कमोवेश वही स्थिति फिर कर्नाटक को लेकर है। इस बार उल्टी बात हुई है, इस बार कांग्रेस जीती है। तो फिर पत्रकार बंधु और जितने एनालिस्ट हैं और कुछ कांग्रेस के समर्थक अब इसको बता रहे हैं कि ये 24 का ये संकेत है। मेरे भाई, हर चुनाव अलग चुनाव है। आप बंगाल में जीते, वो बंगाल का चुनाव था। उत्तर प्रदेश में भाजपा जीती, वो उत्तर प्रदेश का चुनाव था। और कर्नाटक में जो चुनाव हुआ है वो कर्नाटक का चुनाव है। जिनको सफलता मिली है उनको बधाई, लेकिन इन चीजों को आप एक्स्ट्रापोलेट मत कीजिए। आपको बस ध्यान दिला दूं कि 2013 में कांग्रेस कर्नाटक जीती थी, 2014 में उसी कर्नाटक में भाजपा ने स्वीप किया। 2018 में एक राज्य नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों राज्यों में दिसंबर 2018 में कांग्रेस जीती। और उन्हीं राज्यों में, उसी राजस्थान में, उसी छत्तीसगढ़ में, उसी मध्य प्रदेश में जब लोकसभा के चुनाव 4 महीने के बाद हुए तो कांग्रेस का खाता नहीं खुला। तो मेरा जो अपना छोटा अनुभव है, चुनावों को आपको बस उसी संदर्भ में देखना चाहिए। ये जरूर दिखाता है कि भाजपा की क्या गलती है, कमी है, वो ठीक बात है, लेकिन कर्नाटक में ऐसा हुआ इसलिए कल होकर लोकसभा में भी ऐसा होगा, या उत्तर प्रदेश में भाजपा जीत गई इसलिए भाजपा ही जीतेगी, ये बातें नहीं है। लोग उत्साह में जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी के नेता है,
वो उत्साह में इन चीजों को आगे बढ़ाकर बोलते हैं। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये कहा था तो भी गलत है, और आज अगर कांग्रेस के समर्थक कर्नाटक के संदर्भ में बोल रहे हैं तो मेरा उनको इतना ही सुझाव, बिन मांगा सुझाव है कि आप बहुत ज्यादा उत्साहित न हो। जीत मिली है वो अच्छी बात है, लेकिन ये जीत आगे की जीत का गारंटी नहीं है, उसका संकेत नहीं है। उसके लिए हर लड़ाई एक अलग लड़ाई है। लोग आरोप लगाते रहते हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी कहते हैं। तो चलिए ना, लोगों के आरोप का क्या है? लोगों का काम है कुछ कहना, कुछ भैया हमको कहेंगे। हम क्या कर रहे हो आपके सामने है। मैं रोज कहता हूँ कि आप, मैं जो कह रहा हूँ इस पर भरोसा मत कीजिए, जो मैं कर रहा हूँ उसको देखिए, जांचिए, परखिए। ए टीम वाले जमीन पर है ही नहीं, हम उनका बी टीम अपना जीवन का सब कुछ छोड़ के गांव गांव घूम रहे हैं। मतलब आपका भी तो कोई अपना सेंस होना चाहिए। अगर मैं भाजपा का बी टीम हूँ तो भाजपा के लोग जमीन पर नहीं है, और बी टीम का जो आदमी है वो मतलब हम अपना जीवन का सब कुछ छोड़कर गांव गांव पैदल चल रहे हैं। हम पागल हो गए हैं। जो कह रहा है ए टीम बी टीम, उसको कहिए ना कि मैं इस गर्मी में 5 दिन खाली पैदल चल के दिखा दूं। मैंने आज नहीं शुरुआती दिनों में ही कहा है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, समाधान यात्रा पर नहीं। उस समय मैंने कहा था कि अगर आपको है दम तो सुरक्षा हटा दीजिए, या सुरक्षा लेकर किसी एक पंचायत में पैदल चल के दिखा दीजिए। नीतीश कुमार और ये जो नेता यहाँ पर बड़े बड़े हैं, किसी एक गांव पंचायत में लोग पैदल चल के दिखा दें, सुरक्षा लेकर नहीं चल सकता है। सर, ये क्वेश्चन है कि आपने कई राजनीतिक पार्टियों के साथ काम किया, बिहार से आप ताल्लुक रखते हैं। बिहार में जिनकी सरकार बनती है वो लगातार 10 से 15 साल बाद होते हैं, बात में स्थिति नहीं होती है। इसको सुधारने का आपके नजरिया क्या है, कैसे सुधारा जाए? भैया, इस सुधारने का जो तरीका है जो रोज हम बता रहे हैं वही जन सुराग का उद्देश्य है। कि सुधरेगा तब जब लोग इसको सुधारना चाहेंगे। आप और हम 5 बरस बिहार की हर समस्या पर चर्चा करते हैं, उसका संज्ञान लेते हैं, उसको भुगत रहे हैं, लेकिन जब वोट करने जाते हैं तो हम लोग वोट उन समस्याओं पर नहीं करते हैं, अपने और अपने बच्चों के लिए नहीं करते हैं। वोट हम लोग जाति पर करेंगे, वोट धर्म पर करेंगे, पुलवामा पर करेंगे, 5 किलो अनाज पर करेंगे, वोट हम लोग सिलेंडर के लिए करेंगे, वोट हम लोग मोदी जी का चेहरा देखकर करेंगे। तो मैं रोज ये गांव गांव में जो पूरे अभियान में बता रहा हूँ, ये आपका भ्रम है कि आप वोट ठीक दे रहे हैं और नेता काम नहीं कर रहा है। सच्चाई ये है कि जिन विषयों पर भी आपने वोट दिया है वो काम कम या ज्यादा बिहार में भी हो रहा है। आपने वोट दिया राम मंदिर के लिए, तो बिहार में नाली, गली, सड़क, विद्यालय, फैक्ट्री लगे चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। आपने वोट दिया 5 किलो अनाज के लिए, तो बिहार में कितना भी चोरी और भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज लोगों को मिल रहा है। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, तो सिलेंडर का दाम 1250 हो कि 1500, हर घर सिलेंडर आया है। आपने वोट दिया नीतीश कुमार को घर घर बिजली आने के लिए, तो बिहार में चाहे कितनी कुव्यवस्था है, हर घर में बिजली आ गई है, बिल चाहे 6000 आए चाहे 8000 आए। बिहार में आपने वोट दिया मोदी जी को चेहरा को देख कर, लोग कहते हैं ऊपर देख के वोट दिए, मोदी जी को चेहरा देख के वोट दिए। तो चाहे आपके हमारे बच्चों का चेहरा मुरझाया हो, मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा रोज टीवी अखबार में हम लोग को देखने को मिल रहा है। बिहार में लोगों ने वोट किया गुजरात में विकास की कहानी को सुनकर, तो गुजरात में विकास हो रहा है, वहाँ फैक्ट्री लग रही है और बिहार के बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं। तो मैं तो लोगों को रोज ये बता रहा हूँ कि कौन से विषय पर आपने वोट दिया है जो आपको नहीं मिला। 2500 गांव में अगर आप देखेंगे मेरा वीडियो, मैं हर सभा में लोगों को ये कहता हूँ, शपथ दिलाता हूँ कि अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर बोलिए कि आपने अपने जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोट किया है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आज तक बिहार के किसी भी गांव में किसी भी व्यक्ति ने बच्चे के सर पर हाथ रखकर नहीं बोला है कि हमने शिक्षा पर वोट दिया है। लोग ये मानते हैं कि हमने शिक्षा के लिए वोट नहीं दिया, हमने रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, हमने अपने पसंद के नाम के लिए वोट नहीं दिया। तो सीधी बात है कि जो चीज चाहिए उसके लिए आपको वोट करना पड़े। दूसरी बात लोग कहते हैं कि अगर हम इस पर वोट करें भी तो हमारे पास विकल्प होना चाहिए। तो जन सुराज का दूसरा उद्देश्य ये है कि समाज की मदद से, समाज में जो इस तरह के लोग हैं उनको, गरीब हो, अमीर हो, अगड़े पिछड़े, हिंदू मुसलमान जो भी है, उनको छूट कर निकाला जाए और समाज के सामने एक विकल्प दिया जाए, ताकि एक बेहतर लोग को चुनने का अवसर आपके पास हो। और अगर ये दोनों बात हो जाए
लोग अपने भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य पर वोट करें, उनके सामने अच्छे लोगों का विकल्प हो, तो भी बिहार नहीं सुधरेगा। ये जरूरी है कि इन लोगों के पास एक सोची समझी कार्य योजना भी है। तो जन सुराज का वो तीसरा उद्देश्य है कि सेक्रेटेरिएट में बैठ के अफसर कार्यक्रम न बनाएं, समाज की मदद से अगले 10 वर्ष में बिहार को विकसित बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगार, ग्रामीण विकास, शहरीकरण, इन 10 विषयों पर 10 साल का एक विजन कार्यक्रम बनाया जाए, जनता को चुनाव से पहले दिया जाए, ताकि हर व्यक्ति ये देख सके कि आप शिक्षा को बिहार में कैसे सुधारेंगे, कैसे लोगों को यहाँ रोजगार देंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जन सुराज आएगा और 10 लाख लोगों को नौकरी दे देगा। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि कैसे 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, ताकि लोग उसको पढ़ें, देखें, समझें, ठीक लगे तो उसको अपनाएं। तो ये 3 जो उद्देश्य हैं, घर घर गांव गांव जाकर लोगों को बताना कि आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए। दूसरा, उनके सामने एक बेहतर लोगों का विकल्प बनाना। और तीसरा, एक ऐसी योजना जो अगले 10 साल में बिहार के लोगों के द्वारा बनाई गई हो और अगले 10 साल में बिहार को विकसित राज्य में बनाने के लिए हो। ये तीनों चीज के समायोजन से ही बिहार को सुधारा जा सकता है। बिहार में सर जाति फैक्टर जो बिहार को पोषित बनाने के मेरे भाई, जाति का जो फैक्टर है ये 1000 बार हम बता चुके हैं। इस सवाल को आज से नहीं, पिछले 1 साल से बता रहे हैं। जैसे बिहार में कई विषय हैं, वैसे जाति भी एक फैक्टर है। जाति एकमात्र फैक्टर नहीं। ये तो आप मानिएगा कि बिहार में भाजपा को मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा है कि नहीं पड़ा है? तो मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं, ये बता दीजिए। वो तो लोकसभा था। तो भाई लोकसभा, अभी तो लोकसभा ही है ना 24 में। तो अगर आप कह रहे हैं कि जाति पर ही वोट पड़ा है, तो मोदी जी को एक वोट भी नहीं मिलना चाहिए। 20% जो मुसलमान है वो तो जाति पर नहीं वोट दे रहा हो, तो भाजपा के डर से लालू जी को वोट दे रहा है। तो ये आपका बहुत सरलीकरण है ये कहना कि हर चीज जाति पर ही हो रहा है। जाति एक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन एकमात्र विषय नहीं है। जाति के साथ साथ दूसरे और भी पहलू है। बिहार में वोट 4 चीज पर पड़ रहा है, जाति पर, धर्म पर, भाजपा के डर से लालू जी को और लालू के डर से भाजपा को। इन 4 विषयों को छोड़कर जिस दिन लोग शिक्षा, रोजगार और फसल के लिए, काम के लिए वोट करने लगेंगे तो अपने आप बिहार सुधरेगा। प्रशांत किशोर का रोल यही है कि जन सुराज को जितना मजबूत किया जा सके वो किया जाए। पदयात्रा करते रहेंगे, लोगों को जगाना, समझाना। लोग आपस में मिलकर अपना उम्मीदवार तय करेंगे। तो आपने देखा एमएलसी के चुनाव में जहां 5 जिलों में मैं पैदल चल के गया, लोगों ने एक निर्दलीय व्यक्ति को, उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया, तो जन सुराज ने उनकी मदद की, वो जीत कर आया। तो लोकसभा के दौरान अगर जितने जगहों पर हम लोग पैदल चल के गए होंगे, वहां पर अगर जनता चुनकर अपना उम्मीदवार देती है तो जन सुराज और प्रशांत किशोर उसके पीछे मदद के लिए खड़े होंगे। फिर वही बात आप पूछे जा रहे हो। भैया मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग तय करेंगे, मेरा काम है पदयात्रा करना। पदयात्रा का उद्देश्य मैंने आपको समझा दिया। इस दौरान हम तो पदयात्रा ही करते आए हैं। एमएलसी लोगों ने चुन कर दिया किसी को भी इनको एमएलसी के लिए लड़ाया जाए, वो लड़े। हमने तो उनके पदयात्रा उसके नहीं रोकी। हम जाकर कोई चुनाव का प्रचार नहीं किए। अपने ओर से जो मदद कर सकते थे मदद किए, लोगों ने जिताकर उनको लाया है। वही चीज आगे भी आप देखिएगा। जो चुनाव हो रहा है, अभी कुछ लोकल बॉडी के चुनाव हो रहे हैं, तो जहां पर पदयात्रा हो गई है, जन सुराज से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो जन सुराज के झंडा लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। उनको जो मदद हो सकती है वो किया जाएगा। देखिए, कौन शास्त्री आए कौन गए, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, और समाज से इससे कोई लेना देना होना भी नहीं चाहिए। भाई कोई बाबा, कोई साधु, कोई सिद्ध पुरुष, कोई ढोगी, जो आता है आए। लोकतंत्र है, जिसको जाना है जाए, जिसको उनकी बात सुननी है सुने, जिसको नहीं सुनना है न सुने। आपका पर ये कोई राजनीति और समाज का ये विषय है। धीरेन्द्र शास्त्री हो या कोई भी हो, वो बिहार में आ जाएंगे, उससे बिहार में गरीबी दूर हो जाएगी। और उनको आने से रोक दिया जाएगा तो उससे बिहार में गरीबी दूर हो जाएगी, बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था हो जाएगी, रोजगार हो जाएगा। ये बेफजूल की बातों में लोगों का ध्यान भटकाने वाली बात है। अरे कोई आए कोई जाए, 13 करोड़ लोग रहते हैं, जिसको रोज कोई ना कोई साधु घूम रहा है, कोई ना कोई ठग ढोंगी घूम रहा है। हम कौन है ये बताने वाले कि वो साधु हैं, कि सिद्ध पुरुष है, कि ढोंगी हैं, कि ठग हैं?
जो लोग उनको सुनने जा रहे हैं, जो लोग उनको समझने जा रहे हैं, वो जाए अपना निर्णय ले। लोकतंत्र है, उनको स्वतंत्रता है। जो आपके पास कानून से यात्रा को मजबूत करे कुछ समय जो आपके साथ सब यात्री चल रहे उनके साथ क्या दोबारा सारे जुड़ेंगे, सारे जो जितने लोग इस कैंप में अभी रह रहे हैं, सारे लोग इसी जगह से फिर से पदयात्रा इसी फॉर्मेट में, इससे कुछ बड़ा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। जो काम जिस तरीके से चल रहा है उसी फॉर्मेट में फिर वापस वैसे ही शुरू होगा। वीरेंद्र शास्त्री जी का फोटो बीजेपी कार्यालय के सामने लगाने का क्या तात्पर्य? अब तो भैया बीजेपी वालों से जाके पूछिए, बीजेपी किसका फोटो लगाती है। मतलब जय श्री राम का फोटो लगाते लगाते अब वीरेंद्र शास्त्री का फोटो लगा रहे हैं, तो वही दिखाता है कि उनकी कितनी तरक्की हो रही है। अब राम जी पर भरोसा कम हो गया होगा, तब शास्त्री जी पर भरोसा करके चलेंगे। अब ये इतनी समझ तो आप लोग को होनी चाहिए। पहले जय श्री राम का फोटो पोस्टर लगा रहे थे, अब वीरेंद्र शास्त्री का फोटो लगा रहे थे। ये उनकी मानसिकता दिखा रहा है कि राम जी पर भरोसा, आपको पूछना चाहिए कि आपका राम जी पर भरोसा कम हो गया। अब आपको तो मंदिर, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, उसका भी फोटो लगाना चाहिए। राम जी के नाम पर वोट मांगिए, अब शास्त्री जी का फोटो काहे लगा रहे हैं? बजरंग पर जा रहे हैं सर। भैया जो भी आ जाए, फिर आप हमको बेकार के सवाल में मत उलझाइए। हमने एक बार में आपको बोल दिया, उनकी तरक्की कितनी हो रही है आपके आंख के सामने है। सर, आपका ये व्यापक उद्देश्य जनहित के लिए और बिना मानसिकता को परिवर्तित किए क्या ये सफल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। मेरा तो ये पूरा जो प्रयास है वो इसी विचार पर आधारित है कि जब तक समाज में लोगों को जागृत नहीं किया जाएगा, तब तक राजनीति में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं आ सकता है। इसलिए हम कहाँ राजनीति कर रहे हैं, हम कहाँ हमने दल बनाया है, हम तो समाज के स्तर पर ही प्रयास कर रहे हैं। अब स्वाभाविक तौर पर बिहार में ऐसा कोई प्रयास पहले कभी हुआ नहीं है, तो लोगों को लग रहा है कि भाई इससे क्या होगा। देखिए, एक एमएलसी अफाक अहमद जीते तो लोगों की ज्यादा दिलचस्पी उसमें है। जो विचार, जो प्रयास हम कर रहे हैं, वो तो अफाक अहमद जीतने के पहले उतने ही ईमानदारी से कर रहे थे, अभी भी उतनी ही ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन समाज को, आपको भी पत्रकारिता करते करते वही आदत लग गई है। आप भी वही वीरेंद्र शास्त्री, जातीय जनगणना, कौन जीता कौन हारा, आप लोग भी समाज के स्तर पर चेतना आ रही है कि नहीं, कुछ बदल रहा है कि नहीं, लोग सुन रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं। आपने जाति की बात की, आपने ये नहीं पत्रकार के तौर पर देखने समझने का प्रयास किया कि पिछले 9-8 महीनों से हम हर जाति, हर गांव में गए। कहीं आपने सुना कि किसी जाति ने विरोध किया हो इसका, किसी जाति के लोगों ने इसका स्वागत न किया हो, किसी जाति विशेष ने कहा हो कि नहीं ये हमारा इससे सरोकार नहीं है। भाई आप किसी जाति के हैं, किसी धर्म के हैं, आपके बच्चों की जो समस्या है वो सबकी है। हम तो यही कह रहे हैं कि आप अपने और अपने बच्चों के लिए जगिए, वोट कीजिए, सजग बनिए। आप किसी जाति को, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।